गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा करना शुरू करेंगे। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बेटा स्टोर्स यानी मटेरियल की एडजस्टमेंट दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस, परचेज ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस, इश्यूज टू वर्क इन प्रोग्रेस, इश्यूज टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेफिशिएंसीज फाउंड इन स्टॉक टेकिंग। फिर इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस की बेटा एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ओपनिंग बैलेंस, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड, ओवरहेड्स अप्लाइड, क्लोजिंग बैलेंस। एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। अदर चीजें दे रखी हैं। वेजेस इंकर्ड 147, ओवरहेड्स इंकर्ड 525, इनकम फ्रॉम investments 21, loss on sale of fixed assets 42. Prepare stores control account, work in progress control account, costing PL, financial PL और reconciliation statement। बेटा आप एक बात मुझे ना बताओगे आप, ये क्वेश्चन इंटीग्रल का है या ये क्वेश्चन बेटा नॉन इंटीग्रल का है? सोचो अपने आप, बताओ मेरे को। मैंने क्या बताया था? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा अगर पूछी गई है, इसका मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती ही नॉन इंटीग्रल के केस में है। इंटीग्रल के केस में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल का केस है। चलो, जो अकाउंट्स उसने पूछे हैं बनाना शुरू करो। बेटा पहले ना 3 अकाउंट्स बना लेना जो उसने पूछे हैं। पहले बना लो स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, एक बना लो स्टोर्स। फिर उसने पूछा है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है बेटा कॉस्टिंग पीएल। तो उसने 3 अकाउंट्स पूछे थे आपसे, तीनों बना लो। फोर्थ और फिफ्थ अभी बाद में देखते हैं बेटा, कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। पहले ना बेटा स्टोर्स की जो एडजस्टमेंट्स दे रखी थी ना, फर्स्ट कॉलम, उस पे आ जाओ। आपको सबसे पहले बेटा स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000 का। फिर परचेजेस ऑफ मटेरियल, क्या एंट्री बनाते हो? नॉन इंटीग्रल का केस है। स्टोर्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 3,36,000। ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, पूछा नहीं है उसने। अभी ना बेटा थर्ड पॉइंट छोड़ो, पहले फोर्थ पॉइंट पढ़ो। स्टोर्स इश्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस। स्टोर्स इश्यू हुए मतलब मटेरियल इश्यू हुआ, तो बाय साइड पे। कहां पर इश्यू हुआ बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस में, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 3,36,000। और वर्क इन प्रोग्रेस में ना एक लाइन छोड़ के लिखना, टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 3,36,000। ठीक है, अब आओ बेटा थर्ड पॉइंट पे ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर हुआ, तो बाय। अच्छा आपको याद है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस से कहां पर ट्रांसफर होता था? फिनिश्ड गुड्स में। तो क्या करूं? बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट लिख दूं 1,68,000? नहीं बेटा, क्योंकि ना ये जो ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, ये स्टोर्स के कॉलम में दे रखा है। इसका मतलब इसका समवेयर रिलेशन स्टोर्स के साथ है, मटेरियल के साथ है। मैं बताऊं बेटा हुआ क्या है, सुनो सुनो हुआ क्या है। आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया 3,36,000 रुपए का।
उसमें से 1,68,000 का मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वापस रिटर्न कर दिया स्टोर्स को। तो बाय स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, एंट्री को रिवर्स कर दो ना, ये एक तरह से मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ठीक है बेटा। और स्टोर्स में आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। समझ आया बेटा? 1,68,000। फिर देखो बच्चे, मटेरियल इशूड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मटेरियल इशूड मतलब फिर से बाय साइड पे कहां पर इशू हुआ? रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, एंड रिपेयर और मेंटेनेंस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 42,000। बेटा एक काम करो, वैसे उन्होंने आपसे ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट पूछा नहीं था, लेकिन बेटा उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो आप बना ही लो, वर्किंग नोट बनाना, एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बना लो बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और बेटा इसमें लिखना टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। कितना मटेरियल इश्यू किया बेटे? 42,000। चलो, आ रहा है समझ सबको? अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा इसके बाद, डेफिशिएंसीज फाउंड इन स्टॉक टेकिंग। बेटा होता पता क्या है, ये शायद आपको ना, आपको याद आए, फाउंडेशन में आपने पढ़ा हुआ है बेटा, सीए फाउंडेशन में। एक होता है बेटा बुक स्टॉक, मतलब स्टॉक एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक होता है आपका फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक मतलब एक्चुअल में जितना स्टॉक गोडाउन में प्रेजेंट है। जनरली बेटा होता क्या है, बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक जनरली बेटा सेम नहीं होता है। कई बार ना बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे आपकी बुक्स के हिसाब से स्टॉक होना चाहिए 1 लाख का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक प्रेजेंट सिर्फ 95 का है। तो ये जो 5,000 आ रहा है ना, इसे हम कह रहे हैं deficiencies found in stock taking. This is your deficiency which is found while comparing book stock with physical stock. और ये बेटा एक तरह से आपका ना एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है तो बेटा कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा ना, और स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 12,600, और स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट में लिखना बाय कॉस्टिंग पीएल 12,600। लो बेटा एक काम करो, चलो स्टोर्स का ट्रीटमेंट हो गया, जितना दे रखा था, इसका क्लोजिंग निकाल लो। $176,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लो बच्चे, आपका स्टोर्स अकाउंट हो गया बेटा। बेटा अब ना थोड़ा सा जरा सीक्वेंस में चलना और मुझे बताना, स्टोर्स के बाद आप अगला अकाउंट बेटा कौन सा बनाते थे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाते थे? बना लो बेटा, वैसे पूछा नहीं था लेकिन बनाना पड़ेगा बेटा। वर्किंग नोट में बना लो वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब मुझे एक बात का जवाब देना, नीचे पढ़ के बताओ बेटा, नीचे वेजेस इंकर्ड 147 दे रखी है, वेजेस इंकर्ड करने की एंट्री, वेजेस डेबिट टू जीएलए 147। अब मुझे ये बताओ इसमें से डायरेक्ट वेजेस कितनी है? ऊपर बेटा वर्क इन प्रोग्रेस वाला कॉलम देखो, उसमें डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 126 की। जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस में 126, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होती हैं
बची हुई हम इनडायरेक्ट मानेंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में 21,000। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 2, वेजेस कंट्रोल अकाउंट 21। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो 2, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और सॉरी कितना था डायरेक्ट वेजेस 126। लो बेटा, ये आपका वेजेस का ट्रीटमेंट हो गया। आया समझ? अच्छा मुझे बताओगे बेटा, थर्ड अकाउंट कौन सा बनाते थे आप सीक्वेंस में? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। आओ बेटा इसे कंप्लीट करेंगे। मुझे नीचे देख के बताओ फिर से। ओवरहेड्स इंकर्ड दे रखे हैं 525, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन से ओवरहेड्स हैं। फैक्ट्री हैं, ऑफिस हैं, सेलिंग हैं। हम बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ तो फैक्ट्री मान के चलेंगे। एंट्री बताओ क्या करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर करे, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 525। अच्छा याद है आपको, मैंने एक बात आपको बताई थी कि डेबिट साइड पे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं वो आपके हमेशा बेटा कौन से आते हैं? एक्चुअल, है ना। अब बच्चे बाय साइड पे कौन से आते हैं? एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस वाला कॉलम देखना, ओवरहेड्स अप्लाइड दे रखा है, यानी ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड 5,04,000। तो बताओगे बेटा बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रहा है, पहले मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स का टोटल करके बताओ। 42, 21, 525। तो 5,88,000 के ओवरहेड्स इंकर करे और एब्जॉर्ब हुए 5,04,000 के, तो अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है 84,000 का। कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में 84,000। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? कॉस्टिंग पीएल में लिख लेना बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन आया है टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 84,000। लो बेटा कॉपी करो, इसे कॉपी कर लो बच्चे। चलो बच्चे कॉपी हो गया, चले आगे। अच्छा बेटा सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। हमने स्टोर्स बना लिया है ना, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया हमारा, सॉरी स्टोर्स हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। फोर्थ आता है बेटा सीरियल ऑर्डर में वर्क इन प्रोग्रेस। लिखो पहले उसका ओपनिंग बैलेंस। कॉलम देखना वर्क इन प्रोग्रेस वाला, ओपनिंग बैलेंस 1,26,000 दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस 84। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 84। चेक करो जरा बाय साइड पे बेटा डिफरेंस आ रहा है 1,26,000, 3,36,000, 1,26,000 -168 -84, 3,36,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय साइड पे। एक बार चेक कर लो जरा, यही आ रहा है? 2 मिनट, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं लिखे ना हमने, टू साइड पे 5,04,000 के। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 5,04,000। चेक करना जरा बच्चे क्या आ रहा है डिफरेंस। 126, 336, 126, 5,04,000, 168, 84। तो 8,40,000 का बच्चे डिफरेंस आ रहा है बाय साइड पे। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होता है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, लो बच्चे कॉपी कर लो इसे।
कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। फिफ्थ मेरे को अकाउंट बताना, फिफ्थ कौन सा बनता है? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाओ बेटा, वर्किंग नोट में बनेंगे ये अकाउंट्स। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। चलो बेटा, अच्छा चेक करके मेरे को बताओ बेटा, फिनिश्ड गुड्स का कोई ओपनिंग दे रखा है? नहीं बेटा, उसने लिखा हुआ है ना फिनिश प्रोडक्ट के आगे, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड। तो जितना आपने प्रोड्यूस करा सारा का सारा बिक गया, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। फिनिश गुड्स में और क्या आएगा? टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कितना आया था वर्क इन प्रोग्रेस से? 8,40,000। अच्छा, उसने कहा एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक भी निल, तो ये सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में, 8,40,000। लो बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। मेरी बात सुननी है अभी ध्यान से। अब बताओ बेटा, इसके बाद फिनिश गुड्स के बाद बनता था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, है नहीं क्वेश्चन में। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, नहीं है क्वेश्चन में। फिर अगला बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें टू साइड पे लिखोगे, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, 8,40,000, और ये ट्रांसफर हो जाता है कॉस्टिंग पीएल में, बाय कॉस्टिंग पीएल 8,40,000। ठीक है बेटा, चलो कॉस्टिंग पीएल में लिखना टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,40,000। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कौन सा बनता है? सेल्स कंट्रोल अकाउंट। चलो बनाओ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ कि आपने सेल्स कितने की करी बेटा? कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट है 8,40,000 प्लस 10%, 9,24,000 की सेल्स। एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, तो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट 9,24,000। और बेटा सेल्स भी कहां जाती है? कॉस्टिंग पीएल में, 9,24,000। कॉस्टिंग पीएल में लिखो बाय सेल्स 924। बस बेटा, अब कॉस्टिंग पीएल का प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। वैसे लॉस आ रहा है इसमें, 12,600 का लॉस। और बेटा ये लॉस कहां जाता था? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आ गया आपका लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये आ गया आपका लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। कॉस्टिंग पीएल कॉपी कर लो बेटे, फिर आगे चलते हैं। तो मुझे बताओ कि हमारे क्वेश्चन के बेटा पहले 3 स्टेप्स तो हो गए ना, स्टोर्स अकाउंट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट हो गया, और कॉस्टिंग पीएल हो गया। कॉस्टिंग पीएल से आपका बेटा लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आ गया है, कितना? 12,600 का। अब देखो फोर्थ पार्ट उसने कहा था फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग पीएल, बताया हुआ मैंने आपको। चलो अब बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा नॉर्मली जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, कुछ चेंज नहीं करना है बेटा।
ट्रेडिंग पीएल। देखो क्या क्या आएगा ट्रेडिंग पीएल में। सबसे पहले टू साइड पे आएंगे ओपनिंग स्टॉक, दो चीजों का आएगा, रॉ मटेरियल का 63,000 था यानी स्टोर्स का, और वर्क इन प्रोग्रेस का 126 था, फिनिश्ड गुड्स का कोई नहीं था। अच्छा, इसके अलावा टू साइड पे और क्या आता है, परचेज ऑफ मटेरियल कितने का, 3,36,000 का। परचेजेस के बाद क्या आती है बेटा, वेजेस। मुझे बताना कितने की वेजेस इंकर करी थी, 147 की। फिर टू साइड पे क्या आते हैं, ओवरहेड्स, कितने के इंकर करे, 525 के। फिर बाय साइड पे आती हैं सेल्स, कितने रुपए की सेल्स, 924 की। और क्या आता है बाय साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का। रॉ मटेरियल का आपने निकाला था 176,400 और वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा था 84,000। इसके अलावा बेटा ट्रेडिंग पीएल में ना दो आइटम और आएंगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम है ना तो बाय साइड पे आएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 21। और क्या आएगा टू साइड पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो 2 लॉस ऑन सेल कितना, 42। लो बच्चे कॉपी कर लो, बस प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। $33,600 का बेटा नेट लॉस आ रहा है, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन 33,600। लो बेटा, अच्छा एक बात बेटा वैसे आपके हो सकता है दिमाग में आए कि सर हमने एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखा है ट्रेडिंग पीएल में, तो मैं एक बात बता दूं बेटा, एबनॉर्मल लॉस ना, सुनना ध्यान से, एबनॉर्मल लॉस ना ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा क्रेडिट होता है और पीएल में डेबिट होता है, यानी देखा जाए तो ट्रेडिंग पीएल पे एज अ होल उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ, पीएल डेबिट हुआ, तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया ना, तो नेट लॉस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लो बेटा, ये आपका बन गया ट्रेडिंग पीएल, कॉपी करो बच्चे। सब बताओ बच्चे, ट्रेडिंग पीएल भी बन गया। चलो बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है बेटा, मुझे आप बता सकते हो करा हुआ है सबने। क्या पार्ट है बेटा लास्ट, आपको बनानी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा मेरी बात बस बहुत ध्यान से सुननी है, सिंपल सा है। मुझे बताओ बेटा, यहां पर देखो, ये जो आया कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल देखना अपना, ये देखो, ये 12,600 का आया लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और ये बेटा 33,600 का आया लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। हमें इन दोनों को रिकंसाइल करना है, और अगर आपको याद हो तो हम लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट से प्रोसीड करते थे ना, लेकिन लॉस वर्ड नहीं लिखना है बेटा, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। हां, क्योंकि लॉस है तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा 12,600, क्योंकि अगर आप इसे पॉजिटिव में लिखोगे, अगर आप प्रॉफिट की जगह लॉस लिखते हो
तो फिर आपको ये 12,600 बेटा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, और उस केस में एड लेस रिवर्स हो जाता था बच्चे, एड और लेस। अब मेरी ना कुछ बातें सुननी है, जरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर बेटा थोड़ा सा याद करना। मैंने आपको ना डिफरेंस बताए थे, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट में और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट में डिफरेंस आता था। उसमें पहला रीजन था बेटा, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपेयर करती हैं, वो कॉस्ट अकाउंट्स में अपेयर नहीं करती हैं। और इसके बच्चे प्राइम दो एग्जांपल हैं इस क्वेश्चन में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये दोनों फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो अपेयर कर रहा है, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंट्स में अपेयर नहीं कर रहा है। चलो अब मुझे बताओगे एड में आएगा या लेस में। सुनो सुनो कैसे करते थे, मुझे बताओ लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को बेटा कम कर दिया, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा से कम पे आना है, क्या करोगे लेस। तो लेस में लिखना क्या लिखते थे, आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, डैश करके लिख लो लॉस ऑन सेल। कितने का है बताना बेटा, 42,000 का। सब बताओ बात समझ आई, ठीक है। अच्छा अब आओ इस पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बार बताओ इस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ने बेटा क्या किया, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कॉस्ट का कम, कम से ज्यादा पे जाना है ऐड, आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। कितना आ गया बेटा 21,000। बात समझ आई। वैसे बेटा एक बात आपको शायद याद आए, डिफरेंस आने का बेटा एक कारण और था, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। लेकिन मैं उसमें एक बात बताना चाहूंगा आपको, यहां पर देखना बेटा, यहां पर देखना बेटा कितने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये देखो ये आया था बेटा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, 84,000 का बेटा क्या आया था, ये अंडर एब्जॉर्प्शन 84,000 का आया था अंडर एब्जॉर्प्शन। और अगर आपको याद हो तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन बेटा लेस में जाता था, ये अंडर एब्जॉर्प्शन लेस में जाता था। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, सोच के देखो क्यों। क्योंकि बेटा इस प्रॉफिट पे अराइव करते समय ये 84,000 आप ऑलरेडी बेटा, ये डेबिट साइड है, ऑलरेडी लेस हो चुका है। अंडर एब्जॉर्प्शन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेस में जाता है, ठीक है। और 12,600 का लॉस निकालते समय आप 84,000 ऑलरेडी लेस कर चुके हो। अगर मैं रिकंसिलिएशन में दोबारा से लेस करूंगा तो बेटा वो तो डबल इफेक्ट हो जाएगा ना। पक्का क्लियर हुआ। तो ये ऑलरेडी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑलरेडी एडजस्टेड while calculating loss as per कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ आई बात। चलो बस हो गया, लो टैली करो, आ जाएगा आंसर। करो बेटा, 12,600 प्लस 42,000 माइनस 21,000, 33,600 नेगेटिव। क्या लिखोगे यहां पर, लॉस या प्रॉफिट। लिखना बेटा प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। लो ये आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स बेटा रिकंसाइल हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ। बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन 2-3 बार बेटा एग्जाम्स में उठ के आया हुआ है। ठीक है, तो बाय हार्ट कर लेना ये वाला क्वेश्चन, थरर प्रैक्टिस कर लेना। चलो बच्चे कॉपी कर लो, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटे। कॉपी कर लो बेटे। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन